नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। तो आज की वीडियो रहेगी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1000 क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मैराथन क्लास रहने वाली है दोस्तों। ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाती है, काम आने वाले क्वेश्चन हर एक चैप्टर का इसमें निचोड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100 ही नहीं दोस्तों, 101% आने की गारंटी हम इस क्वेश्चनों की देते हैं कि बिल्कुल आपको मेन एग्जाम में छपे मिलेंगे और एक वीडियो में लगभग 1000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा लाइनमैन एसए इलेक्ट्रिशियन के लिए बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन वो तैयार किए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम आप क्विक रिविजन भी इसका लगा सकते हो। और अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों तो नेक्स्ट इस वीडियो का अगला पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और मैराथन क्लासें आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें हम अब शुरू कर रहे हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में, हर एक लाइन में एक अलग क्वेश्चन छुपा हुआ है और हर एक शब्द आपको एक नई चीज़ सिखाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अपना एक नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, डीसी मशीनों के आर्मेचर में प्रयोग की जाने वाली जो डमी कॉयल होती है उसका दूसरा नाम होता है नकली कुंडली या कृत्रिम कुंडली। इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो आर्मेचर के यांत्रिक मैकेनिकल बैलेंस के लिए लगाई जाती है। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर पर किया जाने वाला संपन्न टेस्ट तापमान परिवर्तनों के आधार पर दक्षता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इससे ताम्र व लौह क्षेत्रों की गणना करके दक्षता ज्ञात की जाती है। यानी एक लाइन में कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे ट्रांसफार्मर पर संपन्न टेस्ट होता है तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि संपन्न टेस्ट किस पर होता है? ट्रांसफार्मर पर, मोटर पर, एसी मोटर, डीसी मोटर। तो ट्रांसफार्मर पर होता है। और तापमान परिवर्तन के आधार पर दक्षता ज्ञात की जाती है दोस्तों इस संपन्न टेस्ट के द्वारा। और इससे क्या होता है, ताम्र व लोह हानि दोनों की गणना करके ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की शून्य लोड धारा आरोपित वोल्टेज से लगभग 75 डिग्री पश्चगामी रहती है। ट्रांसफार्मर की शून्य लोड धारा कौन सी होती है दोस्तों? इस प्रकार, जैसे प्राइमरी होगी और ये सेकेंडरी होगी। तो जब प्राइमरी में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य लोड धारा। यानी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राइमरी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में भी क्या है, ईएमएफ पैदा होगा और इसी आधार पर है वो कार्य करता है ट्रांसफार्मर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया शून्य लोड धारा, यानी यहाँ पर कोई लोड नहीं लगा है सेकेंडरी की ओर, तो ट्रांसफार्मर में जो शून्य लोड धारा आरोपित वोल्टेज से, यानी शून्य लोड धारा होगी आई है, वो आरोपित वोल्टेज वी से लगभग 75 डिग्री पश्चगामी यानी लेगिंग रहती है दोस्तों। ध्यान रखने वाली बातें हैं, कितने डिग्री? 75 डिग्री। लेगिंग या जो लीडिंग, तो लेगिंग रहेगी दोस्तों। ध्यान रखना, हर एक लाइन में, हर एक शब्द में क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगला अपना क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 50% लोड पर तथा पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 100% लोड पर प्राप्त होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों में लगता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डीबी ट्रांसफार्मर होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? स्टार या डेल्टा में? दोस्तों इसकी वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार में जुड़ी होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कितने? 50% लोड पर। न्यूमेरिकल के तौर पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोड का मान 1 किलोवाट, 2 किलोवाट जितना भी दे दिया जाता है तो उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होगी? 50%, यानी उसके आधे लोड पर। पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 100% लोड पर होती है दोस्तों। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। हरियाणा लाइनमैन का जो अब की बार आपका सपना है बिल्कुल पूरा होगा और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा कोर्स आपको निःशुल्क तरीके से करवाया जा रहा है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर तरीके निम्मी बुक का सोल्यूशन भी करवाया जा रहा है दोस्तों। चेकआउट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। 3 फेज मोटरों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सदैव सिंक्रोनस गति पर घूमता है। यानी 3 फेज मोटरों में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी गति कौन सी होती है दोस्तों? सिंक्रोनस गति होती है। सिंक्रोनस गति ही होती है उसकी। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति आती है, सिंक्रोनस गति होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटरों में रोटर की गति सदैव स्टेटर की गति अर्थात सिंक्रोनस गति से सदैव कम होती है। 3 फेज के मोटर में रोटर की गति है वो स्टेटर की गति, स्टेटर की कौन सी गति होती है दोस्तों? ऊपर हमने बात की थी, एनएस सिंक्रोनस गति से कम होती है। इसका मुख्य कारण होता है रोटर स्लिप, रोटर स्लिप।
और स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम व स्टार्टिंग करंट अधिक होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम और स्टार्टिंग करंट अधिक, एक चीज़ कम तो एक अधिक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। क्वेश्चन कई बार उलझा दिया जाता है, कौन सी चीज़ कम होगी कौन सी ज़्यादा होगी, और इसका पावर फैक्टर क्या होता है, उच्च होता है दोस्तों। स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम, करंट अधिक, पावर फैक्टर उच्च होता है। लीडिंग या लैगिंग तो आप बताइएगा कमेंट में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक व स्टार्टिंग करंट अधिक होती है। इसका शक्ति गुणक स्क्विरल केज से कुछ होता है, उच्च होता है। पहले हमने बात की थी स्क्विरल केज के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क कम, स्टार्टिंग करंट अधिक, यहाँ पर भी क्या है, स्टार्टिंग करंट अधिक होता है, और पावर फैक्टर उच्च। इसका पावर फैक्टर स्क्विरल केज की अपेक्षा कुछ उच्च होता है। यानी अगर इसका मतलब मान लीजिए 0.8 है लेगिंग होगा, तो दोस्तों इसका पॉइंट है 9 लेगिंग होगा, यानी इसका पावर फैक्टर उच्च होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, दोनों मोटर की तुलना की गई है, और बहुत सारे डाउट आपके दूर होंगे दोस्तों। एक रिवीजन के रूप में आप इस वीडियो को जरूर देखना बार बार। सबसे कम अनुरक्षण वाली मोटर 3 फेज की स्क्विरल केज मोटर होती है दोस्तों, सबसे कम अनुरक्षण की। और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। इनकी भाषा लैंग्वेज किस प्रकार पूछा जाता है, बदल बदल कर ये क्वेश्चन आते हैं। 101% है। आपको हरियाणा ALM SA में बिल्कुल छपे मिलेंगे दोस्तों। पंजाब ALM SA में भी बिल्कुल क्वेश्चन आए थे, सेम यही क्वेश्चन आए थे दोस्तों। 3 फेज एसी मोटर का टॉर्क रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। 3 फेज एसी मोटर का टॉर्क समानुपाती रोटर प्रतिरोध R यानी रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। अतः अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर प्रतिरोध के मान को उच्च रखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, सत्य छांटिए असत्य छांटिए, कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसके संबंध में कौन सा सही होगा गलत होगा, तो बातें आपका लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यानी 3 फेज मोटर का टॉर्क रोटर प्रतिरोध के समानुपाती, अतः अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर प्रतिरोध के मान को उच्च रखा जाता है। कम क्षमता प्राय कौन सी कम क्षमता की मोटर होती हैं, कौन सी, अधिकतम 3 या अधिकतम 5 HP तक की ऐसी मोटरों के प्रचालन के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग है वो काम में लिया जाता है। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दोस्तों, DOL स्टार्टर का प्रयोग है वो अधिकतम 5 HP तक की मोटर के लिए ही किया जाता है दोस्तों, याद रखना। और अधिक क्षमता के स्क्विरल केज मोटरों को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लिया जाता है। अधिक क्षमता की यानी मान सकते हैं 5 HP से जो अधिक की मोटर होती है, जो स्क्विरल केज मोटर होती है 5 HP से अधिक की, उनके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लिया जाता है दोस्तों। मोटर को पहले स्टार में कम वोल्टेज पर चलाने के लिए स्टार्टिंग करंट के मान को सीमित यानी कम कर दिया जाता है। कुछ समय बाद मोटर को डेल्टा में चलाया जाता है, कुछ समय बाद चलाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन इन शब्दों पर गौर करनी चाहिए आपको। कुछ समय बाद, पहले, कब, एक साथ, या मोटर को पहले स्टार में कम वोल्टेज पर, बाद में क्योंकि स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने के लिए स्टार में चलाते हैं कम वोल्टेज पर, बाद में कुछ समय बाद मोटर को डेल्टा में चलाया जाता है। ओवरलोड कॉइल, इसका पूरा नाम OLC दोस्तों। ओवरलोड कॉइल मोटर स्टार्टर में प्रत्येक फेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। यानी OLC कहाँ जुड़ी होती है, मोटर स्टार्टर में। स्टार्टर होते हैं उनमें OLC पूछा गया है, तो प्रत्येक फेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है दोस्तों OLC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओवरलोड कॉइल 2 प्रकार की होती है, यानी OLC हमने बात की थी, ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, मैग्नेटिक टाइप, थर्मल टाइप। तो मैग्नेटिक टाइप यानी चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, यानी बोल सकते हैं फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैग्नेटिक टाइप ओवरलोड कॉइल का प्रचालन थर्मल टाइप ओवरलोड की कॉइल से अधिक तीव्र होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जल्दी बनता है। थर्मल टाइप का कार्य सिद्धांत होता है कि जो पत्ती होती है वो गर्म होने के बाद में अपना कनेक्शन है वो बंद करती है, लेकिन ये गर्म होगी उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण ये पहले तीव्र प्रचालित हो जाती है। मैग्नेटिक टाइप वाली जो OLC होती है वो। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन एक भी शब्द आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फालतू के बातें एक भी ऐड नहीं की गई इसमें, सारी काम आने वाली एकदम लड्डू क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। 9 वोल्ट कॉइल मोटर स्टार्टर में कम वोल्टेज होने पर मोटर को तुरंत बंद कर देती है और परिपथ को तब तक बंद करती है तब तक इसे पुनः मैन्युअली ऑपरेट न करें। यानी अनवीसी, पहले ऊपर बात की थी OLC की, अब बात करते हैं अनवीसी 9 वोल्ट कॉइल।
मोटर स्टार्टर में कम वोल्टेज होने पर मोटर को तुरंत ही बंद कर देती है। परिपथ में तब तक बंद रखती है परिपथ को, यानी चलाती नहीं है जब तक इसे मैन्युअली ऑपरेट न करें, यानी हाथ से जब तक न चलाएंगे तब तक प्रचालित नहीं होगी। वोल्टेज का मान थोड़ा सा भी कम होने पर अन्वीसी प्रचालित हो जाती है, परिपथ को भंग कर देती है, तोड़ देती है, परिपथ को बंद रखती है। 3 फेज मोटर में एक फेज का उड़ जाना या अनुपस्थित होना सिंगल फेजिंग दोष कहलाता है दोस्तों। इस दोष के निवारण के लिए सिंगल फेज प्रिवेंटर नामक सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है। यह युक्ति सिंगल फेजिंग होने पर तीनों फेज को काटकर मोटर की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन बहुत छुपे हैं दोस्तों। जैसे 3 फेज मोटर में एक फेज का उड़ जाना क्या कहलाता है? सिंगल फेजिंग दोष। और इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे? तो सिंगल फेज प्रिवेंटर नामक सुरक्षा युक्ति काम मिलती है। और ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर सुरक्षा युक्ति है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है कि ये सिंगल फेज होने पर तीनों फेज को काटती है और मोटर की सुरक्षा करती है। सिर्फ एक फेज को नहीं काटती है, तीनों को काटती है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों कंपटीशन, ऑल इंडिया आईटी कंपटीशन एग्जाम में। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर हमने टेक्नोटेक क्लासेस पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सभी कंपटीशन एग्जाम को एक जगह आपको उपलब्ध करवा दिया है। यदि स्टार्टर में अत्यधिक चैटरिंग ध्वनि उत्पन्न हो तो इसका अर्थ है कि नो वोल्ट कॉइल के आर्मेचर में लगे शेडेड रिंग ओपन हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉइल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यदि स्टार्टर में अत्यधिक चैटरिंग ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो अनवीसी जो होती है, अनवीसी के आर्मेचर में लगे शेडेड रिंग होते हैं वो ओपन हो गए हैं दोस्तों। एक इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट फुल लोड करंट की लगभग 40% तक होती है। यानी इंडक्शन मोटर में नो लोड धारा फुल लोड धारा का, यानी जब मोटर पर कोई लोड नहीं जुड़ा है, नो लोड पर है, तो उस समय मोटर कितनी धारा लेगी? तो फुल लोड पर जो धारा होती है उसका लगभग 40% धारा वो नो लोड पर लेती है इंडक्शन मोटर। याद रखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हर प्रकार के सेमेस्टर एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक स्टेट के कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि लोड पर एक 3 फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए तो मोटर चलती रहेगी तथा अन्य 2 फेजों में अत्यधिक धारा प्रवाह होगा, जिससे मोटर कुछ समय बाद जल जाएगी। यानी लोड पर एक 3 फेज मोटर का एक फेज अगर उड़ जाए, लोड पर है मोटर, ध्यान रखना। कई कब अवस्था होती है लोड पर होती है या नहीं होती है, सामान्य कम लोड पर होती है, कई अलग अलग क्वेश्चन होता है। आगे हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लोड पर 3 फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए तो मोटर चलती रहेगी, लेकिन अन्य 2 फेजों में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी और मोटर कुछ समय बाद चल जाएगी। कंडीशन दी हुई थी एग्जाम में, अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए होते हैं, किस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा। तो आपको सारी चीज़ें, आपको लॉजिक कवर होना चाहिए दोस्तों, लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका। सारी बातें आपको इन्हें वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो चैनल को थोड़ा सा सहयोग और सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी आपके लिए इतनी मेहनत से एक क्लासें तैयार करते हैं। यदि एक स्टार्टिंग के समय एक फेज उड़ जाए तो मोटर स्टार्टर नहीं होगी तथा तेज हमिंग शोर उत्पन्न करेगी। पहले मैंने बात की थी लोड पर की एक फेज हो गया, अब की स्टार्टिंग में शुरुआत में ही एक फेज उड़ गया तो क्या होगा? मोटर स्टार्ट नहीं होगी तथा तेज हमिंग यानी घूं घूं की आवाज़ करेगी मोटर और तेज हमिंग शोर उत्पन्न करेगी। 3 फेज मोटर की घुमाव दिशा बदलने के लिए 3 में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलना पड़ता है। 3 फेज मोटर की घुमाव दिशा बदलने के लिए 3 में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदला जाता है दोस्तों, न कि तीनों को, न एक को, 2 फेजों को आपस में बदला जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। स्क्विरल केज मोटर में यदि कुछ रोटर छड़ ओपन हो जाए तो मोटर तेज शोर के साथ कम गति पर चलेगी तथा यदि सभी रोटर छड़ ओपन हो जाए तो मोटर का रोटर स्टार्ट नहीं होगा। यानी स्क्विरल केज मोटर में कुछ रोटर छड़, स्क्विरल केज का जो रोटर होता है डबल केज होता है दोस्तों, एक बाहरी परत होती है और एक अंदर की इनर केज होती है। तो इनमें क्या है, जो छड़ें लगी होती है, अगर ये कुछ रोटर की छड़ ओपन होगी तो मोटर तेज शोर के साथ कम गति पर चलेगी, और यदि सभी रोटर छड़ ओपन हो जाए तो मोटर का रोटर अब वो स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं बनेगा जो उसको घुमा दे। ओवरलोड कॉइल के अतिरिक्त मोटर परिपथ में बैकअप फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ओएलसी के अतिरिक्त मोटर परिपथ में बैकअप फ्यूज लगे होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, पूछा जाता है। प्रयोग किए जाते हैं जिनका उद्देश्य मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था से सुरक्षा प्रदान करना होता है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है बैकअप फ्यूज। किसी भी युक्ति में लगा बैकअप फ्यूज, मोटर परिपथ हो या कौन सा भी परिपथ हो,
बैकअप फ्यूज वहाँ पर लगता है जहाँ शॉर्ट सर्किट से बचाया जाता है परिपथ को। थर्मल ओवरलोड युक्त स्टार्टर में ओवरलोड दोष के बाद स्टार्टर के ट्रिप हो जाने के बाद उसे पुनः स्टार्ट बटन को दबाने पर भी यदि मोटर स्टार्ट नहीं होती तो इसका अर्थ होता है कि ओवरलोड कॉइल यानी ओवलसी की पत्ती अभी सामान्य अवस्था में नहीं आई। यानी ओवलसी है वो यहाँ पर कौन सी है, थर्मल सिद्धांत पर कार्य करने वाली थर्मल टाइप वाली है। यानी पत्तियां अभी इस प्रकार जो पत्तियां लगी होती है वो एक पत्ती होती है वो नरम लोहे की होती है, मुड़ जाती है तो इसके क्या है कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, वहाँ से दूर हट जाती है पत्ती और ठंडी होने पर वापस चीज़ क्या है कनेक्ट हो जाती है। तो वो यह बात यहाँ पर बताई गई है। थर्मल ओवरलोड युक्त स्टार्टर में ओवरलोड दोष यानी ओवरलोड होने के बाद स्टार्टर ट्रिप हो जाता है, यानी अपना काम कर देता है स्टार्टर, तो उससे पुनः स्टार्ट बटन दबाते हैं फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी स्टार्टर की पत्तियां अभी वो पहले की अवस्था में आई नहीं है। और ऐसी मोटरों को कम समय के प्रचालन की जांच करने के लिए बनाया गया परिपथ इंचिंग या जोगिंग परिपथ कहलाता है। ऐसी मोटरों का कम समय के प्रचालन की यानी कुछ 2-4 मिनट चलाकर हम चेक करते हैं कि मोटर सही चल रही है या नहीं चल रही, तो उस अवस्था की जांच करने के लिए बनाया गया जो परिपथ होता है वो इंचिंग या जोगिंग परिपथ होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंचिंग या जोगिंग परिपथ का प्रयोग घरेलू किस उपकरण में होता है, तो मिक्सर यानी जो मिक्सरी होती है अपना और ग्राइंडर इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है इंचिंग या जोगिंग परिपथ का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार दिल्ली मेट्रो में यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंचिंग जोगिंग परिपथ का प्रयोग कहाँ होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर से प्रचालित मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्टार अवस्था में डेल्टा संयोजन की अपेक्षा 1/3 होता है यानी कि कम होता है। स्टार और डेल्टा स्टार्टर से प्रचालित मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्टार अवस्था में डेल्टा की अपेक्षा यानी डेल्टा में अगर मान लिया 3 है तो स्टार में कितना होगा 1 होगा, 1/3 होता है डेल्टा की अपेक्षा। स्टार में पूछा है दोस्तों, तो स्टार में डेल्टा का 1/3 यानी 1/3 कम होता है। यहाँ पर अगर मान इसका 1/3 का मान कम होता है डेल्टा की अपेक्षा, यहाँ पर कितना भी मान दिया हो इसका 1/3 यानी तीसरा मान होगा स्टार में। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकती क्योंकि इस अवस्था में रोटर टॉर्क का मान 0 होगा। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं घूमती, याद रखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उलझा लिया जाता है कई बार। शुरुआत में ये बात दे दी जाती है कि इंडक्शन मोटर है सिंक्रोनस गति पर चल रही है, आगे आगे अलग अलग शर्तें लगा दी जाती है, हम उस शर्तों में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर वो इंडक्शन मोटर कभी चलती ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में रोटर टॉर्क का मान होता है 0 हो जाएगा और मोटर चलेगी ही नहीं। स्लिप रिंग मोटर का रोटर वाउंड रोटर प्रकार का होता है दोस्तों। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वाउंड प्रकार का और इस पर 3 फेज वाइंडिंग 3 के गुणक में यानी 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित कर दी जाती है। तीनों वाइंडिंग उन्हें और स्थापित कर उन्हें स्टार में संयोजित कर रोटर पर स्थापित 3 स्लिप रिंगों से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। आगे की क्लास में हम पूरा डायग्राम आपको बनाकर दिखाएंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वाउंड प्रकार का होता है और 3 स्लिप रिंग के माध्यम से उन्हें स्टार में जोड़ दिया जाता है। रोटर के साथ बाहरी रूप से 3 फेज रियोस्टेटर भी जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर किस मोटर की बात करिए दोस्तों, यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर के साथ बाहरी रूप से 3 फेज रियोस्टेटर जोड़ दिया जाता है और मोटर में स्टार्टिंग के समय रियोस्टेट का प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे पावर फैक्टर का मान बढ़ता है और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। याद रखने वाली बात है दोस्तों कि स्कूल के मोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट का मान उच्च रखा जाता है क्योंकि पावर फैक्टर बढ़ाते हैं और जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है हाई रखा जाता है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि मोटर के लोड को उठा लेने के बाद स्टार्टिंग प्रतिरोध के मान को कम कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर उसी मोटर की बात की गई है कि मोटर जब लोड उठा लेती है तो उस रियोस्टेट के प्रतिरोध के मान को कम कर दिया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग में उच्च होता है दोस्तों।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर का रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर का रेजिस्टेंस यानी परिपथ में जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो अगर ओपन हो जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। यानी ये सीरीज में लगे होते हैं प्रतिरोधक, इन्हीं के माध्यम से अपना परिपथ है वो रोटर का पूरा होता है। तो ये अगर ओपन हो गया तो उसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट, नो लोड स्थितियों का मान ज्ञात करने के लिए क्या जाता है दोस्तों। इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट, नो लोड स्थितियों का मान यानी नो लोड पर नो क्षतियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट होता है, बिना कोई लोड पर है। यहाँ पर लोड नहीं लोहा क्षतियों का मान होगा दोस्तों, लोड नहीं लोहा क्षतियों का मान ज्ञात करने के लिए। नो लोड पर इंडक्शन मोटर को तब चलाएंगे जब लोहा हानियों का मान हमें ज्ञात करना हो। इंडक्शन मोटर रोटर ब्लॉक टेस्ट फुल लोड पर ताम्र स्थितियाँ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इंडक्शन मोटर में एक तो होता है नो लोड टेस्ट, तो नो लोड टेस्ट हम क्यों करते हैं कि लोहा क्षतियों लोहा हानियों का मान ज्ञात करने के लिए। एक होता है इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, तो रोटर ब्लॉक टेस्ट है दोस्तों फुल लोड पर होता है। और फुल लोड पर क्यों करते हैं, ताम्र हानियों का मान ज्ञात करने के लिए। ये तो होता है लोहा हानियों के लिए, ये होता है ताम्र हानियों का मान ज्ञात करने के लिए इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। रोटर ब्लॉक टेस्ट में मोटर पर उसकी अंकित वोल्टेज का केवल 20% वोल्टेज ही प्रदान की जाती है। कि इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट जब हम करते हैं तो मोटर पर अंकित जो वोल्टेज होती है, जैसे 230 वोल्ट हो गई, 240 हो या 415 वोल्ट हो, तो उसका 20% ही उस मोटर को देंगे, तभी क्या होगा, रोटर ब्लॉक टेस्ट होगा इंडक्शन मोटर में। सारे निम्मी की बुक से लिए गए ऑथेंटिक आंकड़े हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको हर एक चीज़ एकदम ऑथेंटिक तरीके से करवाई जा रही है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में 3 स्लिप रिंग होते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में कितने, 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं। मशीन की कोर का तापीय प्रभाव से कम प्रभावित रखने के लिए कोर लेमिनेटेड आयरन की बनाई जाती है दोस्तों। मशीन की कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग प्राय फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। स्लिप रिंग है वो किसकी बनाई जाती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की या बेरिलियम धातु की बनाई जाती है दोस्तों। स्लिप रिंग और कम्यूटेटर पर जमी यानी स्लिप रिंग और कम्यूटेटर पर जो जमी कार्बन धूल होती है और ब्रशों के निशान को साफ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक तरल पदार्थ काम में लिया जाता है, CTC। कार्बन टेट्राक्लोराइड पदार्थ का प्रयोग हमें स्लिप रिंग और कम्यूटेटर को साफ करने के लिए और ब्रशों के निशान को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर की 3 फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। बिल्कुल भाई, क्यों होती है, क्योंकि उनमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है और घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। यानी 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे तभी क्या होता है, रोटर घूमता है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती, क्योंकि इन्हें सेल्फ स्टार्टर बनाने के लिए एक फेज को किसी विधि के द्वारा 2 भागों में बांटकर 2 फेज वाला प्रवाह उत्पन्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार क्या बोलते तो सिंगल फेज है, लेकिन ये नाम इसका सिंगल फेज होता है व्यवहारिक रूप से, लेकिन सिद्धांत इसका क्या होता है, 2 फेज वाला ही होता है। तो सिंगल फेज, एक फेज का तो क्या है, कोई अस्तित्व ही नहीं होता। एक फेज को हम क्या करेंगे, 2 फेजों में बांटेंगे, तो अभी क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो पैदा होगा। हरियाणा एलम में एक क्वेश्चन आया था और डिपार्टमेंट ने इसका क्वेश्चन आंसर है वो गलत दिया था। एक सीलिंग फैन का पूछा गया था कि इसमें फेज स्लिप्ट का इस प्रकार, पूरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है दोस्तों, जब आएगा तो बताऊंगा। लेकिन वही बात यहाँ पर बताई गई है कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को किसी विधि के द्वारा 2 भागों में बांटकर 2 फेज वाला प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। एक फेज को क्या होता है, 2 भागों में बांटा जाता है और तभी क्या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग को मूल गति की 75% गति, कितनी, 75% गति प्राप्त करने के बाद सर्किट से हटा देता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो श्रेणी क्रम में लगता है दोस्तों,
कौन सी वाइंडिंग के, कमेंट करके बताइएगा। श्रेणी क्रम में लगता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग, किसके श्रेणी क्रम में लगेगा दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगेगा, तभी तो उसको क्या है 75% मोटर जब गति प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद अपने आप क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से हटा देता है। खुद तो हटता ही है, साथ ही साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हटा देता है। क्वेश्चन अलग अलग भाषा में पूछा जाता है कई बार कि कौन हटता है, किसको हटाता है और कार्य सिद्धांत क्या होता है। कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना तथा मोटर पावर फैक्टर को सुधार कर स्टार्टिंग करंट कम करना होता है दोस्तों। कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना और मोटर के पावर फैक्टर को सुधार कर स्टार्टिंग करंट कम करना। और एक जो हमारे सीलिंग फैन या जो भी फैन में जो लगता है कैपेसिटर है उसका यही कार्य सिद्धांत होता है कि एक फेज को दो फेजों में विभक्त करता है दोस्तों कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर मोटर में इंडक्टर या यानी चोक लगा दें, इस प्रकार है चोक लगा दें, कॉइल लगा दें, तो क्या होगा, यानी सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, एक फेज को दो फेजों में बांटने के लिए, टॉर्क सुधारने के लिए, स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। और क्या होगा कि कैपेसिटर के स्थान पर हमने इंडक्टर यानी कॉइल ये लगा दी, चोक लगा दी, तो क्या होगा मोटर लोड पर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। पूरा लोड है तो स्टार्ट नहीं होगी, कम लोड पर या नो लोड पर स्टार्ट हो जाएगी, परंतु बिना लोड के कम टॉर्क के साथ स्टार्ट हो सकती है। जब मोटर चल नहीं रही है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज अवस्था में होता है तथा 75% गति के बाद ओपन हो जाता है। जब मोटर चल ही नहीं रहे होते तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज अवस्था में रहता है, यानी इस प्रकार जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है तो उसके श्रेणी क्रम में लगा होता है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये क्लोज अवस्था में यानी बंद परिपथ की एक बंद अवस्था हो गई और 75% गति के बाद ये अपने आप है वो परिपथ को भंग कर देता है और यहाँ से परिपथ को तोड़ देता है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग की सबसे सस्ती विधि कैपेसिटर विधि है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग की सबसे सस्ती विधि कैपेसिटर विधि होती है। यूनिवर्सल मोटर में गति नियंत्रण के लिए अधिकतर फील्ड टैपिंग विधि का प्रयोग वो किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर में गति नियंत्रण के लिए अधिकतर फील्ड टैपिंग विधि का प्रयोग वो किया जाता है। किसी मोटर वाइंडिंग में प्रयुक्त वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों कुल वैद्युतिक डिग्री बराबर पोल की संख्या इंटू 180 डिग्री, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है P इंटू 180 यानी पोल की संख्या इंटू 180। और दूसरा फॉर्मूला होता है पोल के जोड़ों की संख्या, पोल जोड़ों की संख्या, यानी यहाँ पर पोल की संख्या होगी, जैसे पोल की संख्या होगी 12 तो जोड़े कितने होंगे 6 इंटू यहाँ पर 180 नहीं आएगा, उस समय वहाँ पर आएगा 360। ये भी एक सूत्र बनता है, पोल जोड़े यहाँ पर पोल की संख्या। किसी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर के शॉर्ट हो जाने पर मोटर चालू नहीं हो पाएगी। कैपेसिटर मोटर में अगर कैपेसिटर शुरुआत में शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर चालू नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो कार्य होता है एक फेज को दो फेजों में बांटना, वो कार्य ही नहीं हो पाएगा तो मोटर स्टार्ट कैसे होगी, चालू ही नहीं हो पाएगी। स्प्लिट फेज तथा कैपेसिटर मोटरों के स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के मध्य सदैव 90 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों। स्प्लिट फेज और कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग लगी होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग, तो इनके मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों दोनों के मध्य। आगे डायग्राम बनाएंगे, पूरा दिखाएंगे आपको। सबमर्सिबल पंप वह पंप है जो पूरा का पूरा पानी में डूबा रहता है, इसमें कोई सक्शन या प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती। एक बार दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछा गया था किस पंप को प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो वो होता है अपना सबमर्सिबल पंप। 1 HP की यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है कि 1 HP किसको बोलते हैं कि 4500 किलोग्राम वाले पानी, 45 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पानी 1 मीटर की ऊंचाई तक 1 मिनट में उठाने की शक्ति 1 HP या 1 हॉर्स पावर कहलाती है। 4500 किलोग्राम पानी को 1 मीटर की ऊंचाई तक 1 ही मिनट में उठा दिया जाता है, तो उसकी शक्ति कितनी होती है 1 HP। अगला अपना क्वेश्चन है कि नियत घूर्णन गति वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर है, इसकी गति शून्य से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता सिंक्रोनस मोटर की। क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से कई बार पूछा जाता है कि नियत घूर्णन गति वाली मोटर होती है जिसकी गति शून्य लोड से पूरे लोड तक नियत रहती है, एक समान गति उसकी होती है, गति बदलती नहीं है,
चाहे लोड का मान बदले या न बदले, गति एकदम समान रहती है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती, इसे एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती दोस्तों, एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है। जब इसको स्टार्ट करेंगे, एकमात्र मोटर है कि जिसको एसी और डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। हिस्टैरिसीस मोटर, इसके स्टेटर पर सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो सामान्य सिंगल फेज मोटर की भांति होती है। यानी यहाँ पर पूरी हिस्टैरिसीस मोटर की डेफिनेशन दी गई है कि इसके स्टेटर पर सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, जो सामान्य सिंगल फेज मोटर की भांति होती है। परंतु इस मोटर का जो रोटर होता है वो ठोस स्टील का बना होता है। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किसका बना होता है, तो ठोस स्टील का बना होता है। वो क्रोम स्टील हो सकता है, कोबाल्ट स्टील हो सकता है, एल्निको हो सकता है, इनका बना होता है हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर, जिसकी धारणा शक्ति का मान अधिक होता है। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति ठोस स्टील में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर ठोस स्टील का या ठोस धातु का बनाया जाता है। ठोस स्टील का रोटर उच्च हिस्टैरिसीस लूप का निर्माण करता है। यानी लूप का निर्माण तभी करेगा जब उसकी धारणा शक्ति का मान अधिक होता है, यानी उसमें अधिक अवशिष्ट चुंबकत्व है, तो उसका लूप का मान क्या होता है दोस्तों, ये जो लूप होता है उसका बड़ा बनता है, जिससे रोटर में स्थायी चुंबक की भांति पोल निर्मित होते हैं। और यह सिंक्रोनस गति पर प्रचालित होने वाली सिंगल फेज मोटर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंगल फेज वह कौन सी मोटर होती है जो सिंक्रोनस गति पर चलती है और सिंगल फेज की होती है। आमतौर पर सिंक्रोनस गति वाले 3 फेज मोटर होती हैं, लेकिन सिंगल फेज कौन सी होती है, वो होती है अपने हिस्टैरिसीस मोटर। याद रखना दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बार बार आप पढ़िएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। इन वीडियो को, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में एक वीडियो को 2 बार जरूर देखना, पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के कुछ क्वेश्चन है याद हो गए हैं और अब मैं कुछ कर सकता हूँ। हिस्टैरिसीस मोटर का दूसरा रूप होता है रिलक्टेंस मोटर। यानी हिस्टैरिसीस मोटर का ही दूसरा रूप होता है, दूसरा नाम होता है, एक दूसरी मोटर होती है, कार्य प्रणाली एक समान होती है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का दूसरा रूप रिलक्टेंस मोटर, इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग या चुंबक स्थापित नहीं की जाती। रोटर पर सिलिकॉन स्टील से बने सैलिएंट पोल स्थापित किए जाते हैं। स्टेटर पर पैरा चुंबकीय पदार्थ से बने पोल है वो स्थापित कर दिए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिलक्टेंस मोटर की यहाँ पर पूरी बात बताई है। हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस मोटर दोनों ही क्या है, सिंक्रोनस मोटर है। हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस मोटर दोनों ही। यदि फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों पर गहरा कालापन दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि स्टार्टर सही कार्य नहीं कर रहा। फ्लोरोसेंट जो लैंप लगा होता है दोस्तों, इसके दोनों सिरों पर यानी दोनों इलेक्ट्रोड की बात की है, तो यहाँ पर अगर गहरा कालापन दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि स्टार्टर सही कार्य वो नहीं कर रहा। यहाँ पर जो स्टार्टर लगा होता है वो सही कार्य नहीं कर रहा। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के इलेक्ट्रोड टंगस्टन के बने होते हैं। किसके, फ्लोरोसेंट लैंप के इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन के बने होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोड यहाँ पर किनको बोला गया, फिलामेंट को। यदि किसी लैंप को उसकी रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर चलाया जाएगा तो उसका जीवन काल क्या होता है, बढ़ता है। यानी कोई लैंप है वो 240 वोल्ट के लिए बनाया गया है और उसे हम 240 वोल्ट से कम, जैसे 230 या 200 100 जितने भी कम देंगे तो उसका क्या है, जीवन काल बढ़ेगा। और कई बार क्या होता है कि घरों में अचानक वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, तो घर में जितने उपकरण लगे होते हैं कई बार कम क्षमता वाले वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लैंप तो विशेष कर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है, एक अचानक से वोल्टेज का मान वो बढ़ जाता है हमारे घरों में। और जब स्टेटर पोल उत्तेजित यानी एक्साइट होते हैं तो उच्च हिस्टैरिसीस लूप के कारण रोटर में पोल का निर्माण होता है और स्टेटर पोल की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है तथा रोटर पर स्थायी चुंबक की भांति पोल बन जाते हैं। ये पोल स्टेटर पोल को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिससे रोटर में एक घुमाव बल विकसित हो जाता है, उसे एक दिशा में घुमा देता है। यानी यहाँ पर बात की है स्टेटर पोल के बारे में, हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। हिस्टैरिसीस लूप के कारण क्या होता है, रोटर पोल का निर्माण होता है और स्टेटर पोल की ध्रुवता वो परिवर्तित होती रहती है, स्थायी नहीं होती भी।
अगला अपना क्वेश्चन है कि एक फिलामेंट लैंप के फिलामेंट का प्रतिरोध गर्म अवस्था में ठंडी अवस्था से, पहले बात करते हैं अधिक होता है कम, तो अधिक होता है कितना, 12 गुना अधिक होता है। यानी एक फिलामेंट लैंप का जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध गर्म अवस्था में ठंडी अवस्था की अपेक्षा 12 गुना अधिक होता है। गर्म अवस्था में ठंडी की अपेक्षा गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है फिलामेंट लैंप के फिलामेंट का, जो टंगस्टन का बना होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की भीतरी ट्यूब में, यानी दो, एक बाहरी ट्यूब होती है और एक आंतरिक ट्यूब होती है। तो भीतरी ट्यूब यानी इस ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, ऑर्गन गैस भरी होती है दोस्तों, ऑर्गन गैस। सोडियम वेपर लैंप पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बार सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश है वो किस रंग का होता है, तो पीले रंग का। सोडियम वेपर लैंप की स्टार्टिंग वोल्टेज का मान लगभग 400 वोल्ट से 600 वोल्ट के मध्य होता है। सोडियम वेपर लैंप की स्टार्टिंग वोल्टेज, मानक क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार जो विद्युत नियम की जो बुक है उससे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और साथ ही अपने नियम बुक और प्रीवियस ईयर जो ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में उनसे पूछे हुए क्वेश्चन है वो मिलाए गए हैं। नियॉन साइन ट्यूब होती है, उसकी कार्यकारी वोल्टेज ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करती है कि नियॉन साइन ट्यूब की लंबाई है वो कितने मीटर है। नियॉन साइन ट्यूब के प्रकाश का रंग ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करता है। यानी इसमें नियॉन साइन जो ट्यूब होती है विज्ञापन कार्यों में जो काम में ली जाती है, इसको मोड़ कर कई नाम बना दिए जाते हैं, कोई भी एक आकृति बना जाती है, तो उसमें कौन सी, उसका रंग कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है, ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग, एक रंगों की टेबल बनी हुई है पूरी, आपको करवाएंगे, अगर आप इच्छुक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसमें सारे रंग आपको कवर करवा दिए जाएंगे कि कौन सी गैस से कौन सा रंग बनता है। क्वेश्चन बिल्कुल हालांकि कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं इस तरह के, कि प्रकाश का रंग प्रकाश की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। किस पर, प्रकाश की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग कैसा होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ समांतर में लगे कैपेसिटर का कार्य पावर फैक्टर को सुधारना होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ समांतर में जो कैपेसिटर लगता है उसका कार्य पूछा है, तो पावर फैक्टर को सुधारना होता है। फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग में अपने रनिंग करंट से अधिक करंट लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ठंडे फिलामेंट का प्रतिरोध कम होता है। ऊपर हमने बात की थी कि इतना कम होता है, तो 12 गुना कम होता है। फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग में रनिंग करंट की अपेक्षा, यानी एक तो शुरू में है और एक रनिंग अवस्था में जब कार्य कर रहा हो, तो रनिंग करंट से अधिक का करंट लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडे का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और ऊपर हमने बात की थी गरम, गरम का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होता है तो कितना, 12 गुना उच्च होता है ठंडे की अपेक्षा। हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग केवल बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में। इंडिकेटिंग प्रकार के मापक यंत्र में संकेतक या पॉइंटर इसको बोल सकते हैं, को पैमाने पर गतिशील करने वाला बल विक्षेपक बल कहलाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट वाला मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी राशियों का मापन कर सकता है, यानी पीएमएमसी यंत्र, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी राशियों का मापन है वो कर सकता है दोस्तों। इंडिकेटिंग नामक यंत्रों में स्प्रिंग प्रयोग करने का कारण नियंत्रक बल पैदा करना होता है। इंडिकेटिंग जो सूचक मापक यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग यानी सूचक मापक यंत्रों में स्प्रिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग बल यानी नियंत्रक बल पैदा करने के लिए। और नियंत्रक बल होता है विक्षेपक बल के विपरीत है वो कार्य करता है। नियंत्रक बल विक्षेपक बल के विपरीत कार्य करता है। 3 प्रकार के यहाँ पर बल की बात की गई है दोस्तों, यानी इस प्रकार अगर पैमाने की बात करें, यानी इस प्रकार जो पैमाने की सुई होती है वो इस पैमाने पर गति करवाने के लिए, यानी इस प्रकार गति करवाने के लिए यहाँ पर जो मान अंकित होते हैं वो होता है विक्षेपक बल, यानी ये विक्षेपक बल। और इस पैमाने को जैसे यहाँ पर रोकना है तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, कंट्रोलिंग बल। यहाँ पर ये हो गया विक्षेपक बल और ये हो गया कंट्रोलिंग बल, यानी यहाँ पर इसको रोकना है। रोकने के बाद पैमाने की सुई क्या है, कंपन करने लगती है, इधर उधर स्थिर नहीं हो पाती, स्थायी नहीं हो पाती। तो उस चीज़ को, उस दोष के निवारण के लिए, उस चीज़ के लिए हम अवमंदक बल प्रयोग करते हैं। अवमंदक बल, डैम्पिंग टॉर्क। क्या होता है कि इस विक्षेप के कारण जो सुई होती है उसमें कंपन पैदा होता है, वो स्थिर नहीं हो पाती, एक स्टिक पैमाना नहीं दे पाती। तो उस वहाँ पर यानी उस विक्षेपक बल के विरुद्ध कंट्रोल
और कंट्रोल दोनों के विरुद्ध है वो अवमंदक बल कार्य करता है। इस प्रकार क्वेश्चन के लैंग्वेज घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग। समझ में आ गया होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब में गुंजन की ध्वनि चौक से आती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में गुंजन की ध्वनि चौक से आती है, जिसका कारण होता है डीली लेमिनेशन, यानी इस चौक की लेमिनेशन है वो डीली हो जाती है दोस्तों। और अगला अपना क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों की में प्रयुक्त लैंप हेलोजन लैंप होता है। जो मोटर वाहन अपने बाइक वगैरह जो गाड़ियाँ होती है जितने भी, उनमें जो हेडलाइट में जो लैंप लगा होता है वो हेलोजन लैंप होता है। और हेलोजन लैंप को फ्लड लैंप भी कहते हैं। प्रकाश इसका बहुत उच्च होता है। बाल कमानी, यानी यहाँ पर पैमाने मापक यंत्र की जो बाल कमानी होती है वो किसकी बनाई जाती है? मापक यंत्रों की फास्फोरस ब्रॉन्ज की, या इसको बेरिलियम तांबे या बेरिलियम धातु की बनाई जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन है वो हरियाणा लाइनमैन में पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी से प्रचालित करने के लिए चौक के स्थान पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगाया जाता है तथा स्टार्टर के स्थान पर पुश बटन स्विच का प्रयोग वो किया जाता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसको डीसी से एसी से प्रचालित करेंगे तो उसमें क्या लगती है? चौक। लेकिन डीसी से प्रचालित करने के लिए चौक के स्थान पर उस चौक के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। और स्टार्टर के स्थान पर, यानी जहाँ हम स्टार्टर लगाते हैं उस स्थान पर एक पुश बटन स्विच का प्रयोग वो किया जाता है। यानी डीसी में स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, स्टार्टर के स्थान पर पुश बटन स्विच का प्रयोग वो फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी से प्रचालित करने के लिए किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि हेलोजन लैंप को क्षैतिज अवस्था में ही प्रयोग करना चाहिए। यानी हेलोजन लैंप को केवल क्षैतिज अवस्था यानी समांतर अवस्था में, इस प्रकार की जो अवस्था होती है इसमें ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और वर्टिकल यानी खड़ी हुई अवस्था में, इसको ऊर्ध्वाधर अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वोल्टमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को क्या है? समांतर में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। और मापक यंत्रों का संकेतक प्राय एल्यूमिनियम का बना होता है। मापक यंत्र होते हैं उनका जो संकेतक यानी सुई होती है वो हमेशा मतलब सामान्यतः किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। ऊपर हमने बात की थी बाल कमानी की, जो एक बाल कमानी अलग होती है और संकेतक अलग होता है। संकेतक एल्यूमिनियम का और बाल कमानी होती है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज या बेरिलियम धातु की बनी होती है। मूविंग कॉइल यंत्र अधिक सुग्राही होते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र MC जो यंत्र होते हैं वो MI की अपेक्षा में, मूविंग आयरन की तुलना में मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं वो अधिक सुग्राही होती हैं दोस्तों। क्यों होते हैं आगे इसमें कारण बताया गया है। और 1 ओम से कम प्रतिरोध के मापने हेतु केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। 1 ओम से कम प्रतिरोध मान वाले किसी प्रतिरोध को मापना है जिसका मान 1 ओम से कम है, तो इसके लिए हम किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? बहुत प्रकार के ब्रिज है दोस्तों। धारिता मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए अलग अलग तरह के 10-15 ब्रिज हैं, उनको भी आपको एक क्लास में करवा दी जाएगा। तो उसके लिए हम केल्विन ब्रिज काम में लेते हैं। और डायनमो टाइप वाट मीटर में शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के समंजन यानी उसको संयोजित या समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में पावर फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए, समंजन करने के लिए शेडेड रिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि डायनोमीटर में पावर फैक्टर के मतलब समंजन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुनियोजित करने के लिए शेडेड रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटरों की घूर्णन दिशा 3 में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदली जा सकती है। 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा 3 में से 2 फेजों को बदलना पड़ेगा। स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक लेगिंग होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 लेगिंग। इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट का 5 से 6 गुना होता है। यानी इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में जो धारा लेती है, स्टार्टिंग में इसका मतलब हो गया कि स्टार्टिंग में उच्च मान की धारा लेती है। कितना? रनिंग की अपेक्षा 5 से 6 गुना। यानी रनिंग में अगर वो मान लिया कि 3 एम्पीयर की धारा ले रही है तो स्टार्टिंग में कितनी धारा लेगी? तो इसका 5 से 6 गुना मतलब 15 और 6 या 18, 15 से 18 एम्पीयर की धारा वो लेती है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाकर भी और डायरेक्ट एक लॉजिक बनाकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में धारा को सीमित करने के लिए, उच्च मान की धारा उसमें से न प्रवाहित हो, इसके लिए स्टार्टर का प्रयोग वो किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से कम क्षमता की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से कम, ऊपर हमने बात की थी पहले भी। और 5 HP से अधिक क्षमता की सुपर कैज मोटर को स्टार्ट करने के लिए
स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग है वो किया जाता है। 5 HP से अधिक क्षमता की स्क्विरल केज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और स्टार्टर में लाल रंग का पुश बटन ऑफ वाला होता है। लाल रंग का जो पुश बटन ऑफ करने के लिए होता है स्टार्टर में, और स्टार्टर में हरे रंग का पुश बटन ऑन बटन होता है। लाल रंग का क्या होता है? ऑफ बटन होता है रेड कलर का, और ग्रीन कलर का होता है ऑन बटन होता है दोस्तों स्टार्टर में। कॉन्टैक्टर स्टार्टर का मुख्य घटक होता है। कॉन्टैक्टर स्टार्टर का मुख्य घटक होता है जो एक साथ कई परिवर्तक को ऑन ऑफ कर सकता है। यानी कॉन्टैक्टर एक स्टार्टर का मुख्य भाग होता है। कॉन्टैक्टर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्टर में कॉन्टैक्टर का उपयोग क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो वो होता है कि एक साथ कई परिवर्तनों को ऑन और ऑफ करने के लिए कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। एनवीसी 2 फेजों के मध्य लगाई जाती है। एनवीसी 2 फेजों के बीच लगाई जाती है, और एनवीसी के श्रेणी क्रम में, यानी एनवीसी के श्रेणी क्रम में पुश बटन और ओएलसी और ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन तीनों ही क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं दोस्तों। एनवीसी जैसे 2 फेज आगे इनके मध्य लगाई जाती है, और इस प्रकार उसके बाद में एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक तो ऑफ पुश बटन, एक ओएलसी, एक ऑन पुश बटन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंचिंग या जॉगिंग परिपथ का प्रयोग किसी मशीन की प्रचालन जांच करने हेतु कम समय के लिए किया जाता है। यानी किसी मशीन की हमें जांच करनी है कम समय के लिए, चलाने के लिए एक बार चला कर देखना है, तो उस परिपथ का होता है इंचिंग या जॉगिंग परिपथ, जो कि बहुत ही कम समय के लिए चलाने के लिए बनाया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर पहले स्टार में चलती है, कुछ समय बाद डेल्टा में चलाई जाती है। पहले स्टार में, उसके बाद में कुछ समय बाद डेल्टा में चलाई जाती है। स्टार डेल्टा। हस्तचालित यानी मैन्युअली हाथ से जिसको ऑपरेट करेंगे उसकी पर बात की है। हस्तचालित या मैन्युअली स्टार डेल्टा स्टार्टर में 9 टर्मिनल लगे होते हैं दोस्तों। कनेक्टिंग पॉइंट किस में कितने होते हैं, बहुत अच्छा एक टॉपिक होता है, और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आए भी हैं, और आगे आने की भी पूरी संभावना है। स्वचालित स्टार्टर यानी ऑटोमेटिक स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो हस्तचालित मैन्युअली होते हैं उसमें कितने? 9, और हस्तचालित में स्वचालित ऑटोमेटिक में होते हैं 3 कॉन्टैक्टर, और हस्तचालित मैनुअल में 9 होते हैं। और जो इसमें स्वचालित ऑटोमेटिक वाले में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, इनके नाम होते हैं अलग अलग। स्टार, डेल्टा, लाइन। स्टार, डेल्टा और लाइन 3 प्रकार के इसके कनेक्शन होते हैं, सिरे होते हैं, इनके नाम होते हैं दोस्तों स्टार, डेल्टा, लाइन। ओवरलोड कॉइल को अंकित विद्युत धारा मान के 1.5 गुणा मान पर ही सेट करना चाहिए। यानी ओएलसी की बात कर रहे हैं। ओएलसी को अंकित विद्युत धारा, यानी किसी भी मोटर या परिपथ में धारा जैसे 10 एम्पीयर है, उसकी मानक धारा 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर मान लेते हैं, 10 एम्पीयर है, तो उस ओएलसी को कितने पर सेट करेंगे? उसका 1.5 गुणा मान कितना हो गया? 10 × 1.5 यानी 15 एम्पीयर के धारा मान पर ही उसको क्या है? ओएलसी को सेट किया जाता है, उससे अधिक पर नहीं, कम पर नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकित विद्युत धारा का 1.5 गुणा मान पर ओएलसी को सेट किया जाता है। एसी मोटरों का गति नियंत्रण डीसी मोटरों जितना उत्तम नहीं होता दोस्तों। एसी मोटरों का कंट्रोलिंग जो गति नियंत्रण होता है वो डीसी के जितना उत्तम नहीं होता। यानी डीसी मोटरों को गति नियंत्रण करने के लिए न तो कोई ज़्यादा फंक्शन की आवश्यकता, न कोई ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन एसी मोटरों का गति नियंत्रण बहुत ही खर्चीला होता है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती, क्योंकि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कम से कम 2 फेजों की ज़रूरत होती है दोस्तों। ऊपर हमने इस चीज़ पर बात कर ली थी। सिंगल फेज मोटर का वर्गीकरण फेज को विभक्त करने की विधि के आधार पर किया जाता है। सिंगल फेज मोटर का वर्गीकरण फेज को विभक्त करना, फेज को बांटना, फेज को किस आधार पर वो बांटती है, इस आधार पर सिंगल फेज मोटर का वर्गीकरण किया जाता है। सिंगल फेज मोटर में मुख्यतः 2 वाइंडिंग होती है दोस्तों। एक होती है क्रमशः रनिंग वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक होती है रनिंग वाइंडिंग मोटे तार कम लपेट की, यानी मोटा तार हो गया इस प्रकार मोटा, और 1 या 2 इसमें लपेट होता है। मोटा तार कम लपेट की, यानी कम मोटा तार होने का मतलब हो गया कि चालक मोटा हो गया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम। उच्च रिएक्टेंस, कम प्रतिरोध और उच्च रिएक्टेंस, प्रतिरोध कम होगा तो रिएक्टेंस उच्च होता है दोस्तों। इस वाइंडिंग से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, उन पर हम बात करते हैं। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होती है, कम लपेट की होती है, इसके कारण उसका प्रतिरोध कम होता है, उच्च रिएक्टेंस होता है, और मोटर में पहले रनिंग वाइंडिंग ही करते हैं, रनिंग वाइंडिंग ही की जाती है दोस्तों पहले।
उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार यानी रनिंग वाइंडिंग इस प्रकार होती है मोटर में, इस प्रकार रनिंग होती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट वाली होती है दोस्तों। ये जो वाइंडिंग होती है पतले तार की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और रनिंग वाइंडिंग होती है वो 1-2 लपेट वाली होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट वाली होती है, और जिसके कारण उसका अधिक प्रतिरोध, पतला तार यानी कम क्रॉस सेक्शन एरिया चालक का, तो प्रतिरोध अधिक और रिएक्टेंस कम। इसे रनिंग वाइंडिंग के ऊपर स्थापित किया जाता है, यानी पहले रनिंग वाइंडिंग होगी सिंगल फेज मोटर में, उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग सप्लाई के समांतर में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ती है। रनिंग वाइंडिंग सप्लाई के समांतर में, यानी इस प्रकार अपना जो एक मोटर का अगर डायग्राम बनाएं तो रनिंग वाइंडिंग है वो 1 या 2 लपेट वाली होती है समांतर में। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो इस प्रकार पतले पतले बहुत अधिक लपेट होते हैं, और यहाँ पर इसके सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ा होता है, और इसके बाद में ये मोटर लगी होती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर की निर्धारित गति का 75% गति हो जाने पर इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्शन यहाँ से ओपन कर देता है। उसके बाद में मोटर क्या है, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के ही एक कनेक्शन पर ही चलती रहती है, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पर ही चलती है। रनिंग का नाम हो गया कि रनिंग मतलब रनिंग के समय कौन सी वाइंडिंग काम करती है, रनिंग। और स्टार्टिंग के समय सिर्फ ये स्टार्ट करने के लिए होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, बाद में इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा इनको बाहर कर दिया जाता है। कौन कहाँ पर लगता है कि रनिंग वाइंडिंग सप्लाई के समांतर में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच और इसके साथ में कैपेसिटर भी लगा होता है, श्रेणी क्रम में होता है दोनों, ये समान श्रेणी क्रम में जुड़ती हैं तीनों चीज़, स्टार्टिंग वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर। स्प्लिट फेज मोटर का निर्माण 0.5 HP तक किया जाता है, यानी आधा HP के निर्माण बोल सकते हैं, हाफ HP तक स्प्लिट फेज मोटर का निर्माण किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए स्टार्टिंग या रनिंग में से किसी भी एक वाइंडिंग के सिरे बदल कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर द्वारा अंकित घूर्णन गति का 75% गति प्राप्त होते ही उस परिपथ को ऑफ कर देता है या ऑफ हो जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग कर देता है। ऊपर हमने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगा होता है उस मोटर में की घूर्णन गति का 75% जब वो गति प्राप्त कर लेती है तो वो परिपथ को बंद कर देता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देता है। कई बार उसके श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगा होता है वो भी बाहर हो जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभिक टॉर्क का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग का 3 गुना होता है। यानी ये कौन सी मोटर हो गई, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, 2 कैपेसिटर यानी डबल कैपेसिटर मोटर भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी मोटर की बात हो रही है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का 3 गुना अधिक होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आगे लिख दिया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर डबल कैपेसिटर मोटर 25% अधिक लोड पर भी सामान्य रूप से कार्य कर सकती है। क्वेश्चन आता है कौन सी मोटर है वो सामान्य लोड का 25% भी अधिक सहन कर सकती है, तो डबल कैपेसिटर मोटर होगा दोस्तों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेडेड पोल मोटर में 2 पोल स्थापित किए जाते हैं जिनमें एक बड़ा पोल होता है जिसे सैलिएंट, एक छोटा पोल होता है जिसे शेडेड पोल कहते हैं। शेडेड पोल मोटर में एक बड़ा पोल होता है सैलिएंट का इस प्रकार, और शेडेड पोल है वो सैलिएंट पोल का 1/3 होता है। यानी इस प्रकार 2 पोल, अगर ये बड़ा पोल है तो जो शेडेड पोल होता है वो छोटा होता है, इस प्रकार इसका 1/3 भाग होता है, इसका ये 1/3 भाग होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेडेड पोल सैलिएंट पोल का कितना बड़ा होता है, सैलिएंट बड़ा वाला होता है और शेडेड यानी छोटा। छायांकित पोल यानी शेडेड पोल का दूसरा नाम छायांकित पोल भी आ सकता है दोस्तों। और शेडेड पोल मोटर 3 वाट से 125 वाट क्षमता तक बनाई जाती है, यानी बहुत ही कम क्षमता की मोटर होती है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत कम, कितनी, शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत कम होती है, 5 से 35% तक होती है, 5 से 35% तक क्षमता, और 3 से 125 वाट, लगभग 120-25 राउंड फिगर में 130 वाट भी या 150 वाट भी कई बार लिख दिया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर की क्षमता ऑप्शन के आधार पर हमें करना होगा, इतनी होती है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा सैलिएंट से शेडेड पोल की ओर होती है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा सैलिएंट से शेडेड
यानी इससे इसकी ओर सैलिएंट से शेडेड की ओर होती है घूर्णन गति शेडेड पोल मोटर की। एसी और डीसी पर काम करने वाले मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। एसी और डीसी पर काम करने वाले मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर का ही नाम होता है, यानी यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के विलोमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर में गति लोड के विलोमानुपाती, यानी लोड के विलोमानुपाती होती है गति यूनिवर्सल मोटर की। लोड बढ़ेगा तो गति कम होगी, और गति लोड कम होगा तो गति बढ़ेगी। और सार्वत्रिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना लोड पर इसकी गति भयानक रूप से बढ़ सकती है दोस्तों। यानी लोड के विलोमानुपाती होगी गति, अल विलोमानुपाती एन, अल लोड एन गति। तो अगर कई बार लोड का मान अगर 0 हो गया तो गति क्या होगी, अनंत, और अनंत रूप से गति बढ़ जाने पर मोटर के पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मोटर के पार्ट है वो टूट कर अलग हो सकते हैं। मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि उपकरणों में यूनिवर्सल मोटर ही प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें कौन सी मोटर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर ही प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि इसकी आरपीएम क्षमता, आरपीएम यानी गति बहुत अधिक होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशों को चुंबकीय उदासीन एक्स से लगभग 20 डिग्री अंतर पर रखा जाता है। रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशों को एमएनए से 20 डिग्री के अंतर पर रखा जाता है। रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं इस प्रकार, यानी ये हो गया एमएनए। तो इसको एमएनए को यहाँ पर रखेंगे हम, सॉरी एमएनए तो यहाँ है लेकिन ब्रशों को 20 डिग्री के अंतर पर हम रखें। एमएनए इस तरफ हो गया, इसी प्रकार होता है। ये तो हो गया एमएनए, चुंबकीय उदासीन एक्स इस प्रकार होता है कि चुंबक में, या इस प्रकार भी हमें ले सकते हैं। और इसके 20 डिग्री के अंतर पर हम ब्रशों को रखते हैं, इस प्रकार होता है। ब्रशों को इससे 20 डिग्री का अंतर वो रखा जाता है। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रशों की स्थिति बदलकर बदली जा सकती है, यानी ब्रशों को दाएं या बाएं खिसकाकर वो रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। और इसको एमएनए के एकदम समांतर संरेखीय जगह में ले आएंगे तो मोटर क्या है, रुक जाएगी, उसकी गति है वो 0 हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर में प्राय कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में डबल कैपेसिटर मोटर। सिंक्रोनस गति पर घूमने वाले मोटर को सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। जिस मोटर की गति सिंक्रोनस गति होती है, ये गति किसकी होती है, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है सिंक्रोनस गति। उसी मोटर को हम सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। ये सिंक्रोनस का हिंदी में नाम होता है तुल्यकालिक। सिंक्रोनस गति को एनएस से प्रदर्शित करते हैं। एनएस बराबर एफ इंटू 120। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र होता है एन बराबर एफ इंटू 120। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का मान 0 होता है। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 0 0 होता है दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर अपनी गति सिंक्रोनस गति से कभी भी कम नहीं होने देती, यानी नियत गति वाली मोटर होती है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। यदि लोड का मान अत्यधिक बढ़ जाए तो मोटर रुक सकती है, परंतु अपनी गति कम नहीं करेगी। ये इस सिंक्रोनस मोटर की खास विशेषता है दोस्तों। लोड का मान बढ़ जाए तो मोटर की गति है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी, मोटर रुक सकती है ओवरलोड के कारण। सिंक्रोनस मोटर को एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पर चलाते हैं, क्योंकि दोनों ही सप्लाई की आवश्यकता होती है सिंक्रोनस मोटर को, एसी और डीसी। सिंक्रोनस मोटर तीनों ही पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है दोस्तों। बहुत ही अच्छी विशेषता है सिंक्रोनस मोटर की। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी मोटर है वो तीनों पावर फैक्टर पर चल सकती है। लीडिंग, लैगिंग, इकाई तीनों ही पावर फैक्टर पर चल सकती है। कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। जब किसी अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। क्वेश्चन दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर किसको बोलते हैं, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए जब सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं। तो उस समय उसका एक्साइटेशन कितना होता है,
सामान्य या अधिक या कम, तो ओवर एक्साइटेशन यानी अधिक, अति उत्तेजित, ओवर एक्साइटेशन होगा उसका। उस समय उस सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर ना कह के सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन लाइन के समांतर में जोड़ा जाता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन लाइन के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी पारेषण यानी प्रसारण की जो लाइनें होती हैं, बड़ी लाइनें होती हैं, उत्पादन केंद्र, वितरण केंद्रों, प्रसारण केंद्रों पर जो वितरण पर तो काम में नहीं ली जाती, उत्पादन और प्रसारण में काम में ली जाती है, तो वो समांतर में लगती है, उस पारेषण लाइन के। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने में प्रयुक्त पोनी मोटर के पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम रखी जाती है। यानी सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक पोनी मोटर होती है, उसका काम केवल लिया जाता है। तो पोनी मोटर के पोल की संख्या सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम, यानी सिंक्रोनस मोटर में अगर 4 जोड़े हैं तो इस पोनी मोटर में कितने होंगे, 3 जोड़े होंगे, यानी कम होंगे। तो इसका लॉजिक इसका मतलब ये हुआ कि पोनी मोटर के में पोल कम हैं तो गति अधिक होगी, गति अधिक होगी तो वो क्या है, सिंक्रोनस मोटर को एक अत्यधिक गति पर चलाने में सहायक होगी। मोटर की घूर्णन गति नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र टेकोमीटर होता है दोस्तों। घूर्णन गति नापने, किसी भी मोटर की हो या वाहनों की घूर्णन गति नापने के लिए टेकोमीटर का काम लिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का लोड का मान बढ़ जाने पर इसका रोटर कंपन करने लगता है, यह दोष हंटिंग कहलाता है। सिंक्रोनस मोटर पर लोड का मान बढ़ जाने पर इसका रोटर कंपन करने लगता है, यह हंटिंग दोष कहलाता है। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की स्थापना की जाती है। याद रखना दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग का क्यों काम में ली जाती है, तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, और एक आगे आएगा वहाँ पर इसका प्रयोग होगा स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हंटिंग दोष के लिए डैम्पर वाइंडिंग। विद्युत धारा के किसी एक प्रभाव को मापी जाने वाली राशि का मान बताने वाली युक्ति मापक यंत्र कहलाती है। यानी मापक यंत्र किसको बोलते हैं कि विद्युत धारा का किसी एक प्रभाव होता है, चुंबकीय होता है, रासायनिक होता है, विद्युतिक होता है, कौन सा भी प्रभाव हो, और उस प्रभाव के माध्यम से जो मापी जाने वाली राशि होती है उसका मान बताती है कौन सी युक्ति, मापक यंत्र, उसको क्या बोलते हैं, मापक यंत्र। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भी। हरियाणा लाइनमैन, एसए, डब्ल्यूपीओ, जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है काम आने वाले क्वेश्चन है। और साथ ही ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम हो या टेक्निकल हेल्पर राजस्थान या पीएसपीसीएल एलएम और यूपीपीसीएल, बीएसपीएचसीएल, एमपी बिजली बोर्ड, जो भी भर्ती जाए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको काम आने वाली है, वहाँ पर इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। विद्युतिक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक होता है, एक होता है द्वितीयक, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राथमिक यंत्र केवल विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर्स को बोलते हैं। ये धारा की उपस्थिति दर्शाते हैं सिर्फ, यानी इन पे जो एक नीली, लाल या नीली बत्ती होती है वो एक धारा का बत्ती नहीं होती, सॉरी दोस्तों। इसमें एक उस यंत्र के द्वारा हम जिस प्रकार होता है, गैल्वेनोमीटर हो गया अपना, ये टेस्टर हो गया, फेज टेस्टर होता है, फेज में लगाकर हम देख लेते हैं कि धारा है, ये नहीं बताता कितनी धारा है, कितनी वोल्टेज, ये नहीं बताता। तो वो किस में आता है, प्राथमिक विद्युत प्राथमिक यंत्र के अंतर्गत आता है, सिर्फ धारा की उपस्थिति दर्शाता है कि यहाँ पर यह धारा है। द्वितीयक यंत्र विद्युत धारा का मान एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाते हैं, यानी इस प्रकार एक पैमाना बना होता है, उस पर वो एक जो गति करता है पैमाना, संकेतक सुई होती है, वो उस पर गति करके बता देती है कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, या जब वोल्टेज है 240 या 415 कितनी वोल्टेज है, वो एक सेकेंडरी की यंत्र के अंतर्गत आता है, जो पैमाने पर गति करके बताता है। उसमें द्वितीयक यंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं आगे। एक होता है सूचक, या इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग, या एक होता है रिकॉर्डिंग या अभिलेखन, एक होता है इंटीग्रेटिंग या समाकलन यंत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मापक यंत्रों के टॉपिक में से, कौन से किस प्रकार होते हैं आगे हम बात करते हैं। 3 प्रकार के द्वितीयक यंत्र होते हैं। केडब्ल्यूएच मीटर यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। केडब्ल्यूएच मीटर वैद्युतिक ऊर्जा मापी एक इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केडब्ल्यूएच मीटर इंटीग्रेटेड में आता है, इंडिकेटिंग में आता है, या रिकॉर्डिंग में आता है, कौन से में आता है, तो केडब्ल्यूएच मीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग समाकलन प्रकार का, इसका दूसरा नाम होता है समाकलन।
सारे शब्द आपको याद रखने, तो शब्दों का हेर फेर होता है थ्योरी में। और डिजिटल यंत्रों में विद्युतिक राशि का मान एक डिस्प्ले यूनिट पर सीधे अंकित अंकों में पढ़ा जा सकता है। डिजिटल यंत्र होते हैं जिस प्रकार डिस्प्ले एक अलग ही होती है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, तो आजकल हमारे घरों के जो खंभे पर जो मीटर लगा होता है वो होता है डिजिटल यंत्र। तो उसमें क्या होता है, विद्युतिक राशि का मान एक 7 सेगमेंट वाली डिस्प्ले होती है दोस्तों। 7 सेगमेंट। आगे इलेक्ट्रॉनिक का यंत्र जो टॉपिक आएगा अपना, वहाँ पर बात करेंगे इससे 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट के बारे में। तो वहाँ पर है उसका मान सीधे अंकों में पढ़ सकते हैं डिजिटल यंत्रों में, आधुनिक यंत्रों में। इंडिकेटिंग के यंत्रों में 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं, विक्षेपक बल, नियंत्रक टॉर्क और अवमंदक टॉर्क। इंडिकेटिंग यंत्रों में 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं, विक्षेपक, नियंत्रक, अवमंदक। ऊपर हमने बात की थी कि विक्षेपक यानी पैमाने को गति कराने के लिए, यानी विक्षेप करा दिया, गति करा दी, उस गति को कहाँ पर रोकना है, एक निश्चित मान पर रोकना है, वो कौन सा काम करेगा, नियंत्रक रोकने का काम करेगा उस सुई को। और सुई टकराकर टूट न जाए और एक जगह उसका मान स्थिर हो जाए, दोलन न करे, इधर उधर कंपन न करे, तो उसके लिए कौन सा काम करेगा, अवमंदक डैम्पिंग टॉर्क का काम करेगा। विक्षेपक टॉर्क संकेतक को गति प्रदान करता है, बिल्कुल आगे डेफिनेशन लिखी हुई है तीनों की। संकेतक को गति प्रदान करता है और की धारा के किसी एक प्रभाव के फलस्वरूप पैदा होता है। विक्षेपक बल या विक्षेपक टॉर्क रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युतिक प्रभाव, किसी भी प्रभाव से पैदा कर सकते हैं। नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क विक्षेपक टॉर्क के विरुद्ध कार्य करता है, यानी इसको रोकने का कार्य करता है कि रुक जा भाई, इतना ही बताना है तेरे को, आगे जाकर टूट न जाए। इसका मुख्य कार्य संकेतक को टूटने से बचाना व मापन के बाद संकेतक को वापस शून्य पर लाना होता है। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है दोस्तों, एक एक लाइन में क्वेश्चन, हर एक लाइन में एक अलग क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक शब्द में हर आपको एक क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा दोस्तों। नियंत्रक टॉर्क स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली से पैदा होता है, वह गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली 2 विधियों से उत्पन्न की जा सकती है। यानी नियंत्रक टॉर्क वह स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली से भी पैदा होता है और एक गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली भी होती है, तो वो 2 विधि से उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है स्प्रिंग और गुरुत्वीय दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क एक तो स्प्रिंग लगाकर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, एक गुरुत्वीय प्रणाली भी लगाकर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नियंत्रक जो स्प्रिंग होता है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज धातु का बना होता है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। बाल कमानी भी इसकी बनी होती है दोस्तों, उस स्प्रिंग कंट्रोलिंग जो सुई होती है उसके साथ ही लगती है बाल कमानी। अवमंदक टॉर्क विक्षेपक और नियंत्रक दोनों के विरुद्ध कार्य करता है, यह भी हमने ऊपर बात कर ली थी। नियंत्रक और विक्षेपक टॉर्क की आपसी प्रतिक्रिया के कारण मापक यंत्र का संकेतक कंपन करने लगता है। मैंने बात की थी ना दोस्तों कि वो एक स्थिर स्थायी नहीं हो पाता, कभी इधर उधर दोलन करने लगता है पैमाना, तो इस कंपन को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अवमंदक टॉर्क यानी डैम्पिंग भी नाम आ सकता है इसका, डैम्पिंग टॉर्क प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और ये जो डैम्पिंग बल होता है वो आगे 3 विधियों से पैदा किया जाता है। यानी ऊपर हमने बात की थी कंट्रोलिंग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, स्प्रिंग से गुरुत्वीय नियंत्रण से। उसके बाद अवमंदक बल 3 विधियों से पैदा कर सकते हैं हम, वायु घर्षण से, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। आगे हम बात करेंगे किस यंत्र में कौन सी प्रणाली काम मिली, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है, एक होती है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली, एक होती है एडी करंट अवमंदक प्रणाली। 3 प्रणालियाँ होती हैं, इनको याद रखना होता है दोस्तों। एडी करंट अवमंदक प्रणाली का प्रयोग, एडी करंट अवमंदक प्रणाली का प्रयोग मूविंग कॉइल यंत्रों में, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का प्रयोग मूविंग आयरन यंत्रों में किया जाता है। एडी करंट अवमंदक प्रणाली का प्रयोग मूविंग कॉइल यंत्रों में, MC या PMMC भी आ सकता है, इन यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है एडी करंट अवमंदक प्रणाली का। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली यानी एयर डैम्पिंग का प्रयोग MI यंत्रों में, मूविंग आयरन यंत्रों में एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र केवल DC पर कार्य करते हैं, DC धारा पर कार्य करते हैं, DC धारा का ही मापन करते हैं मूविंग कॉइल यंत्र, याद रखना दोस्तों। मूविंग आयरन यंत्र AC और DC दोनों पर कार्य कर सकता है, यानी MI AC और DC दोनों पर कार्य कर सकता है। मूविंग कॉइल यंत्र टॉर्क, मूविंग कॉइल यंत्र का टॉर्क होता है वो धारा के समानुपाती होता है, MC।
मूविंग कॉइल यंत्र का टॉर्क टी समानुपाती होता है किसके? धारा के समानुपाती होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन लगभग इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चनों का रट्टा लगा दीजिएगा दोस्तों, 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। मूविंग आयरन कॉइल की बात कर ली, यानी MC की बात कर ली। MI यंत्र है मूविंग आयरन यंत्र का टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती, आई स्क्वेयर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। ये इन शब्दों का हेरफेर होता है, उसमें धारा का सीधा समानुपात था, यहाँ पर स्क्वेयर के समानुपाती धारा के वर्ग के। इसी आधार पर न्यूमेरिकल भी दे दिए जाते हैं, तो उससे फॉर्मूले में आपको ये सूत्र, फॉर्मूले में मान को रखकर वो आंसर दिया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है। मूविंग कॉइल यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्यों होता है? क्योंकि इसका टॉर्क धारा के सीधे समानुपात में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी अगर कोई पैमाना बना है तो उस पर अनुपात में एक बना हुआ, यानी यहाँ पर 5 एम्पीयर है तो कुछ मतलब लाइनें देख रही हैं यहाँ पर 10 एम्पीयर, उसके बाद कुछ लाइनें 15 एम्पीयर, यानी 5-5 का एक है, 5-5 का एक गैप लगा दिया जाता है, 15, उसके बाद में 20, 25, 30, क्योंकि एक अनुपात हो गया, 5 के अनुपात में बढ़ रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, जब जितना भी मान होता है अनुपात में बढ़ेगा। और MI यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण प्रकार का और प्रत्याकर्षण प्रकार का। MI यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आकर्षण प्रकार का, एक होता है प्रत्याकर्षण प्रकार का। दोनों का सिद्धांत अलग अलग होता है, वो आगे बात करेंगे। मूविंग आयरन यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता। MI यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे इस पैमाने पर 5 एम्पीयर हो गया, इसका बाद थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे 15 एम्पीयर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर 50 एम्पीयर होगा, गैप उतना ही होगा। गैप क्या है? उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर 50, उतने ही गैप में यहाँ पर आगे 100 एम्पीयर, उसके बाद में आ गया 1000 एम्पीयर, उसके बाद 10,000, जितना भी मतलब एक अनुपात में नहीं होता, अनुपातिक नहीं होता, क्योंकि धारा का उसका टॉर्क होता है, टॉर्क टी समानुपाती होता है धारा के वर्ग के समानुपाती, इस कारण उसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता MI का। याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श किसी भी चीज़ के आगे लगा दिया जाता है तो सबसे उत्तम अवस्था मान ली जाती है, धारा हो या प्रतिरोध के संदर्भ में पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाता है कि आदर्श एम्पीयर मीटर की धारा कितनी होती है, तो उच्च होती है, अनंत होती है, मतलब एक आदर्श धारा स्रोत की बात करते हैं। आगे इन पर बात सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आदर्श एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध शून्य होगा। प्रतिरोध शून्य होने का मतलब क्या हो गया? वो धारा कितनी बताएगा? अनंत जितनी है उस मतलब अनंत धारा वो बताएगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है दोस्तों। आदर्श वोल्टमीटर का जैसे बात कर, आदर्श शब्द न लगाकर पूछ लिया जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो कम होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध आदर्श न लगाकर पूछ लिया जाता है तो उस समय वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, सीधा याद आता है उच्च। तो उच्च की आदर्श अवस्था कौन सी होती है? उच्च का मतलब मैक्सिमम मान होता है अनंत। तो यहाँ पर दिया गया कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में एक, यानी इस प्रकार एक एम्पीयर मीटर लगा होता है, तो समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध यानी SH शंट है वो समांतर में लगा दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। और ये क्या करेगा? एम्पीयर मीटर खुद तो क्या है? परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है। एम्पीयर मीटर खुद तो क्या है? श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन उसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए जो हम शंट लगाएंगे वो एम्पीयर मीटर के समांतर में लगता है। याद रखने वाली बात है दोस्तों। और उसको क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे वर्धक प्रतिरोध या उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। यानी वोल्टमीटर खुद के किस में लगता है दोस्तों? वोल्टमीटर एक परिपथ के समांतर क्रम में लगता है, लेकिन उसके श्रेणी क्रम में उसका मान बढ़ाने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है उसके श्रेणी क्रम में ही। उसको क्या बोलते हैं?
वर्धक प्रतिरोध या मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको। एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में, फ्रीक्वेंसी मीटर भी, पावर फैक्टर मीटर भी समांतर क्रम में ही जुड़ते हैं दोस्तों। यानी एक हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर, एक हो गया पावर फैक्टर मीटर, एक हो गया वोल्ट मीटर, तीनों क्या हैं समांतर में, और एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में। एक वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता वोल्ट मीटर प्रतिरोध व उसकी माप सीमा का अनुपात होता है। इसका मात्रक किसी आधार पर बनता है, मात्रक होता है ओम प्रति वोल्ट। ओम प्रति का मतलब हो गया बट्टा या भाग वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता उसका प्रतिरोध किसमें, ओम में, और उसकी माप सीमा वोल्ट मीटर की माप सीमा वोल्टेज में, तो वोल्ट, ओम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है। और अच्छे वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता का मान कितना होता है दोस्तों, अच्छे वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता का मान 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होता है। 20 किलो ओम प्रति वोल्ट क्वेश्चन आ सकता है। अज्ञात प्रतिरोध मापने हेतु पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यहाँ पर ये बॉक्स है, या वेट स्टोन ब्रिज नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है अज्ञात मान का प्रतिरोध मापने के लिए। यानी हमें पता ही नहीं है कि वो प्रतिरोध हो सकता है 5 ओम का हो, 50 ओम का हो, 5 मेगा ओम का हो, कितना भी हो सकता है, परिपथ को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स या व्हीटस्टोन ब्रिज यानी उच्च मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं उपकरण। ओम मीटर द्वारा, यानी जो सामान्यतः ओम मीटर होता है उसके द्वारा हम 0.1 ओम से 1 लाख ओम तक मान माप सकते हैं। ओम मीटर के द्वारा हम 0.1 से लेकर 1 लाख तक का प्रतिरोध माप सकते हैं। ओम मीटर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है श्रेणी प्रकार का, एक होता है संट प्रकार का। श्रेणी और संट 2 प्रकार के ओम मीटर होते हैं। श्रेणी ओम मीटर का शून्य दाईं ओर, अनंत बाईं ओर होता है। श्रेणी ओम मीटर का जो एक होता है शून्य, एक होता है अनंत। श्रेणी ओम मीटर का शून्य दाईं ओर, अनंत बाईं ओर, दोनों चीजें याद रखना। संट का मतलब है कि समांतर में जो ओम मीटर लगता है उसका शून्य बाईं ओर, अनंत दाईं ओर, दोनों का विपरीत होता है। चारों चीज़ों में से एक चीज़ याद रख लीजिए, चारों चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं, श्रेणी ओम मीटर का शून्य किस तरफ होता है, अनंत किस तरफ होता है, समांतर वाला किस तरफ होता है। मल्टीमीटर प्राय धारा वोल्टेज प्रतिरोध नाप सकता है। धारा यानी धारा किस में, एम्पियर में, वोल्टेज V, वोल्टेज, प्रतिरोध R, रेजिस्टेंस ओम में। तो मल्टीमीटर के द्वारा धारा वोल्टेज प्रतिरोध माप सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एवोमीटर बोलते हैं। विद्युतिक परिपथ की शक्ति मापने में प्रयुक्त यंत्र को वाटमीटर बोलते हैं दोस्तों। परिपथ की शक्ति मापने हैं तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं, वाटमीटर। 3 प्रकार के होते हैं, डायनोमीटर टाइप वाटमीटर, इंडक्शन टाइप वाटमीटर, स्थिर विद्युतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का वाटमीटर। तो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर AC और DC दोनों पर कार्य करता है। डायनोमीटर टाइप वाटमीटर AC और DC दोनों पर कार्य कर सकता है। इंडक्शन वाटमीटर केवल AC पर कार्य कर सकता है। डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में 2 कॉइल प्रयोग की जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, CC यानी करंट कॉइल, PC यानी प्रेशर कॉइल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनोमीटर में कौन सी कॉइल होती है, उनके कौन से नाम होते हैं और किस क्रम में लगती है, कितनी कॉइल होती है। तो 2 कॉइल होती है, करंट कॉइल CC, प्रेशर कॉइल PC। तो करंट कॉइल को क्या बोलते हैं, स्थिर कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल को स्थिर कॉइल बोलते हैं, यानी धारा कॉइल, धारा को प्रवाहित करवाने वाली कॉइल। प्रेशर कॉइल को मूविंग कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल श्रेणी क्रम में लगती है, प्रेशर कॉइल समांतर क्रम में लगती है। करंट कॉइल मोटे तार और कम लपेट वाली होती है, प्रेशर कॉइल पतले तार अधिक लपेट वाली होती है। मोटे तार का मतलब कम प्रतिरोध, पतले तार का मतलब अधिक प्रतिरोध। वैद्युतिक परिपथों में ऊर्जा मापने में प्रयुक्त यंत्र को ऊर्जा मापी बोलते हैं। ऊर्जा मापने वाला यंत्र
ऊर्जामापी और ऊर्जामापी यंत्र एक इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है। तो जो हमारे घरों में जो लगता है ऊर्जा मापने वाला जो यंत्र है जो खंभे पर लगा होता है वो एक ऊर्जा मापी होता है, इंटीग्रेटिव प्रकार का KWH मीटर होता है दोस्तों। वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फेरेंटी एम्पीयर घंटा मापी यंत्र व इलियो थॉम्सन वाट घंटा यंत्र का प्रयोग डीसी प्रयुक्तों में ऊर्जा मापने हेतु किया जाता है। फेरेंटी एम्पीयर घंटा मापी यंत्र व इलियो थॉम्सन वाट घंटा यंत्र का प्रयोग डीसी प्रयुक्तों में ऊर्जा मापने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेरेंटी एम्पीयर घंटा मापी यंत्र व इलियो थॉम्सन वाट घंटा यंत्र का प्रयोग डीसी प्रयुक्तों में ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। इंडक्शन एनर्जी मीटर का प्रयोग एसी प्रयुक्तों में ऊर्जा मापने हेतु किया जाता है। इंडक्शन एनर्जी मीटर का प्रयोग 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, याद रखना। और मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। मेगर और ओमीटर वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेगर 5500 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज पैदा कर सकता है। और 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर का प्रयोग संतुलित लोड ऊर्जा मापन में किया जाता है। यानी 3 फेज 3 वायर एनर्जी मीटर का प्रयोग संतुलित जब परिपथ हो उस अवस्था में उपयोग किया जाता है। 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर का प्रयोग असंतुलित लोड की ऊर्जा मापने में किया जाता है। लोड न होने पर भी एनर्जी मीटर की चक्ति का घूमना क्रिम्पिंग दोष से कहलाता है। क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए मीटर की चक्ति में 2 छेद कर दिए जाते हैं। पावर फैक्टर मीटर का संकेतक जब बाईं ओर गति करता है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, वह जब दाईं ओर गति करता है तो लीडिंग होता है। और मेगर के हैंडल को 160 आरपीएम पर ही घुमाना चाहिए। मेगर के हैंडल को 160 आरपीएम पर घुमाना चाहिए। थर्मोकपल यंत्र पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। मशीन में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, बंद कॉइल वाइंडिंग और खुली कॉइल वाइंडिंग। बंद कॉइल वाइंडिंग डीसी मशीनों में और खुली कॉइल वाइंडिंग एसी मशीनों में की जाती है। 3 फेज मशीनों में प्राय बास्केट वाइंडिंग की जाती है। सिंगल फेज मोटर में प्राय कॉन्सेंट्रिक व स्किन वाइंडिंग की जाती है। सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज के एसी पंखों में प्राय फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप या फ्लैट लूप ओवरलैप चेन, या इसका दूसरा नाम होता है चेन वाइंडिंग। सिंगल फेज के एसी पंखों में फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप या ओवरलैप या चेन वाइंडिंग की जाती है। सूर्य का श्वेत प्रकाश, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरान, पीला, नारंगी यानी विपग्योर इसको बोल सकते हैं। VIBGYOR जो होता है विपग्योर। प्रदीप्तिपुंज का मात्रक ल्यूमन व प्रतीक फाई होता है। फाई फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह फाई, यानी प्रदीप्तिपुंज का मात्रक ल्यूमन होता है प्रदीप्ति। तो दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, क्वेश्चन है वो बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। किसी कारणवश क्वेश्चन अपनी क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पाई, क्वेश्चन बहुत पड़े हैं अभी, लेकिन वो अगली ही क्लास में हमको जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।